Thank you. Thank you so much. थैंक यू गाइस। नमस्ते कार्बी आंगलोंग लाइव दर्शकों को मैं नमस्ते मेरी तरफ से कार्बी आंगलोंग लाइव की तरफ से। और मैं फ़िलहाल विक्रम तेरन और अभी फ़िलहाल हम लोग लांगबुकु पिकनिक स्पॉट एरिया में हूँ और मेरे साथ कैमरामैन राजेश तेरन। फ़िलहाल हम लोग इसलिए यहाँ पे आए हैं क्योंकि आज एक शख्सियत एक स्पेशल पर्सन आने वाले हैं जो कि असम गौरव अवार्डी है 2025। उनको अवार्ड दिया गया है असम स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। उनको असम गौरव अवार्डी मिला है उसको क्योंकि उन्होंने 2023 में पूरा विश्व में वो एक मात्र अकेली औरत है जो असम से वो बिलोंग करती है। उनका नाम है मीनाक्षी दास, जो उन्होंने सोलो राइड करके पूरा विश्व 67 कंट्री उन्होंने कवर किया है। वो एक छोटी मोटी काम नहीं, वो बहुत बड़ी बात है क्योंकि एक अकेली लड़की को इतना 67 कंट्रीज़ घूमना और फिर जहाज़ पे चढ़ना, फिर ओशन को पार करना और फिर फैमिली से दूर रहना, 1 साल लगातार ट्रैवल करना। कभी कभी तो तबीयत ख़राब हो जाते हैं क्योंकि मौसम बिगड़ता जाता है। कई देशों में तो अलग अलग वेदर कंडीशन है। तो उन्होंने किस प्रकार से वो एक्सपीडिशन को शुरू किया और किस प्रकार से उन्होंने ये समाप्त करके फिर वापस घर आया, बहुत बड़ी बात है ना। तो 67 कंट्री उन्होंने कैसा मतलब एक्सपीरियंस किया, वो सब जानने के लिए हम उनको स्वागत करने के लिए हम लोग कार्बी आंगलोंग लाइव चैनल की तरफ से हम लोग अभी लांगबुकु में है और वो लोग अभी आ रहे हैं। फ़िलहाल वो घर से निकली है। उनका मकसद ये है इस बार कि आसाम में जितने डिस्ट्रिक्ट है उनको कवर करना। और क्योंकि उन्होंने तो विश्व में उन्होंने अकेली एक सोलो राइड करके पूरा एक्सपीरियंस किया, पूरा एक्सपीडिशन को तोड़ किया। तो अभी वो फ़िलहाल अभी वो फिर आसाम जितने भी डिस्ट्रिक्ट है उनको तोड़ करके जितने भी हमारे जनजाति है, आसाम के जितने भी जनजाति है उन लोगों से मिलना और स्टेट जितने भी हम लोग का इतनी ट्राइब है उन लोगों से मिलना और सब एरियाज़ को जाके एक्सपीरियंस करना, उनका यही मकसद है। और वो तो एक फिज़िकल ट्रेनर, वो जिम ट्रेनर भी है, उसके लिए शायद उनका ये बहुत मदद किया है उनको इस जर्नी के एक्सपीरियंस की तरफ। उनका एक्सपीरियंस रहा ऐसे, मतलब जो बाइक चलाना इतना कठिन काम है ना, तो वो भी एक लड़की को अगर बाइक एक्सीडेंट हो जाते हैं तो अकेले बाइक को संभालना, फिर गैरेज में जाना, फिर दूसरों से बात करना, फिर लैंग्वेज का वो प्रॉब्लम होता है। तो फिज़िकल एज ए फिज़िकल ट्रेनर उनके लिए एक मतलब उनके लिए एक मतलब हेल्पफुल हो जर्नी में, उसका हेल्पफुल रहा क्योंकि जर्नी में वेदर कंडीशन बहुत ख़राब होते हैं। तो कभी कभी रात को जर्नी करना पड़ता है, कभी दिन को करना पड़ता है और फाइनेंशियली भी घर से इतना मिलता भी नहीं है, उसका बैकअप भी नहीं है और ऐसा मतलब उनका NGO की तरफ से ऐसा कोई फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं है। लेकिन वो अकेली इतना सोलो राइड करके इतना पूरा 67 कंट्रीज़ को कवर करना और फिर आसाम आना बहुत ही महत्वपूर्ण उनके लिए ये जर्नी रहा। तो उनका लाइफ जर्नी के बारे में हम लोग कार्बी आंगलोंग लाइव चैनल की तरफ से उनको हम लोग स्वागत करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनका बायोडाटा हम लोग कार्बी आंगलोंग लाइव दर्शकों को दिखाएंगे कि एक सोलो राइड कैसा एक्सपीरियंस होता है और स्पेशली एक लड़की को। और नॉर्थ ईस्ट के लिए ये गौरव वाली बात है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का ये पहली लड़की है, आसाम का पहली लड़की है जो सोलो राइड किया 67 कंट्री। उनका ये मकसद है, मीनाक्षी जी का यही मकसद था कि विश्व में वो एकमात्र औरत बने, ताकि पूरा विश्व में वो अकेली एक औरत बने। क्योंकि एक सोलो राइड मतलब बहुत लड़कियां हैं जो ग्रुप में ट्रैवल करते हैं, मतलब ग्रुप में जैसे कि बाइकर्स ग्रुप में ट्रैवल करते हैं, लेकिन वो अकेली सोलो राइड करती है। तो उसका यही मकसद था कि 67 कंट्रीज़ पूरा कंट्रीज़ को घूमे और अकेली सोलो राइड। तो उनका बारे में हम लोग पूरा डिटेल्स लेंगे, उनसे बात करेंगे, उनका हॉबीज़ के बारे में बात करेंगे, उसका खाना पीना, उनका एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे। तो ढेर सारे बात करेंगे और ये इंस्पिरेशन होगा हम लोग का नॉर्थ ईस्ट वुमेंस
के लिए. This is we are now waiting for her. She is already on the Tiniali, Manja Tiniali, and she will be passing through us, and we will go directly to the Langbuku waterfall. There we will have a photo session, and we will have a short discussion with her. Thank you. Right now we are in Langbuku, the one of the most famous picnic spot of Karbi Anglong district. और यहाँ पे हमारे पास अभी बहुत स्पेशल पर्सन सभी मौजूद है. वन एंड ओनली मीनाक्षी दास मैम, जो कि बहुत दूर से आई है. वो सुबह कितने बजे आप लोग 7:30 उन्होंने घर से ट्रेवल किया, और उनका मकसद ये है कि इस बार वो 2023 में फ़िलहाल वो सब बातें हम लोग बात करेंगे. फ़िलहाल अभी हम लोग लांगबुकु में हैं, और लांगबुकु के बारे में उनकी तरफ से एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया जाए, ताकि जो भी विजिटर्स आए, जो भी टूरिस्ट आए, यहाँ के साफ सफाई से लेकर कैसे हम लोग को परिवारन को बिना ये करे, मतलब बर्बाद करे, हम लोग किस तरह से हम लोग इंजॉय कर सकते हैं, और इन्वायरमेंट को हम लोग कैसा, मतलब नेचर को कैसे हम लोग मतलब एक मैसेज देके, और हम सब लोग मिलके मतलब कैसे उसको मतलब उसको स्ट्रॉन्ग मैसेज देने के लिए अभी फ़िलहाल हमारे पास मीनाक्षी मैम है. मीनाक्षी मैम, आपकी तरफ से आपका एक्सपीरियंस कहना चाहेंगे कि फ़िलहाल आपका ये सेकंड ट्रिप रहा लांगबुकु में, तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? पहले बार जैसा था वैसा ही है. जैसे ही साउंड सुनाई दिया वाटरफॉल का, वैसे लगता है बस अभी वाटरफॉल आने वाला है. और मेन फीलिंग जब आता है ना, एक फ्रेश और एक ठंडा ठंडा, जो अभी गर्मी का हालत हम लोग का ख़राब है, बट जैसे ही वाटरफॉल के पास आई, वो जो फ्रेशनेस है वो फील होता है. एंड दिस इज़ नेचर, एंड दिस इज़ अबाउट पॉजिटिविटी. जब आप नेचर के पास आते हैं, वो आपको पॉजिटिविटी देते हैं. लेकिन अभी पास में भी थोड़ा गार्बेज पड़ा हुआ है, और ये दुख की बात है. मैं ये बोलती हूँ कि हम लोग आते हैं जब चिप्स का पैकेट या वाटर बॉटल लेके, खाने पीने के लिए सामान लेके आते हैं, अगर ला सकते हो वापस भी लेके जा सकते हैं, दैट आई बिलीव. और यही रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से कि आप खाना पीना करो, मस्ती करो, लेकिन वापस आपका गार्बेज जो भी है, बचा कुचा सब कुछ लेके जाए, नहीं तो ये ब्यूटी रहेगा नहीं. क्योंकि ऑलरेडी एनवायरनमेंट हम लोगों ने ख़राब कर लिया है ऑलरेडी. बचा कुचा जो है अभी, ये कार्बी आंगलोंग में इसीलिए आई हूँ, हर एक कॉर्नर में लोगों को दिखाना है ब्यूटी, जो हिडन ब्यूटी है वो लोगों को दिखाना है. तो हम सब का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जो हिडन ब्यूटी है ये ब्यूटी बनी रहे. ऐसा ना हो ये कहाँ आ गए हम लोग गंदगी में, वो ना हो. तो सबसे रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से, दिस इज़ ऑसम प्लेस. आप लोग फ्रेंड्स के साथ आओ, लेकिन सेफ रहो, क्योंकि ये नेचर है, ये मैन मेड नहीं है, नेचर मेड है. तो स्लिपरी हो सकता है. यू हैव टू प्रॉपर फुटवेयर पहन के आए. अभी हम लोग तो राइडिंग गियर में आ गए, वो उपाय नहीं है, लेकिन प्रॉपरली सेफ्टी प्रायोरिटी है, और नेचर इज़ द प्रायोरिटी. तो यहाँ के इको टूरिज्म, कार्बी आंगलोंग इको टूरिज्म डिपार्टमेंट को आप क्या कहना चाहेंगे? टूरिज्म डिपार्टमेंट को वो लोग कर रहे हैं, लेकिन अभी भी फ़िलहाल इट्स लॉट्स ऑफ लेग्स बिहाइंड, लाइक अबाउट द क्लीनलीनेस, अबाउट द अवेयरनेस एंड ऑल. सो आप तो यहाँ 2-3 बार आ चुके हैं, तो आप टूरिज्म वालों को आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो आप लोग टूरिज्म को मैं यही बोलूँगी, आप लोग फ़ाइन लगाए. अगर आप लोग देखें कि आप पहले अगर हम लोग फ़ाइन का एक बोर्ड पढ़ लेते हैं ना, कि एक पैकेट फेंकेंगे 500 रुपये, 1000 रुपये फ़ाइन, थोड़ा एक डर लगा रहेगा. तो आई थिंक अगर आप लोग एक बोर्ड लगाएंगे फ़ाइन का, और डस्टबिन, हर जगह डस्टबिन रखेंगे, तो हेल्पफुल होगा दोनों चीज़ का. जैसे कोई नहीं लेके जा सकता है, या कुछ एटलीस्ट डस्टबिन्स हो पास, वाटरफॉल के पास बेसिकली. और बाकी थोड़ा और पॉपुलैरिटी करे लोगों को, और दूर दूर से लोग आने चाहिए, बाहर से भी आने चाहिए, लोकल लोगों को भी पता लगना चाहिए. मैं यही चाहूँगी, इसको थोड़ा पब्लिसिटी की और ज़रूरत है. आज कौन कौन आया आपके साथ?
आज एक्चुअली मैं सोलो राइड करके निकली हूँ, लेकिन आज संडे है। मेरा हस्बैंड वेदांतो ने बोला कि जैसे ही वाटरफॉल का नाम सुना, बोला कि मैं वाटरफॉल तक जाऊँगा, उसके बाद वो अभी वापस गुवाहाटी चला जाएगा, बाकी का जर्नी मैं अकेले करूँगी। फिलहाल हम लोग बात जारी रखेंगे, फिलहाल उनको एंजॉय करने दीजिए लंगबुकू पे, तो एंजॉय द डे। ओके, अभी आप लोग देख पा रहे हैं कार्बी आंगलॉन्ग लाइव व्यूवर्स, मैं दिखाना चाहता हूँ ये स्पेशल बाइक जो मीनाक्षी दास मैम जो चलाती है, और यही बाइक पूरा विश्व में वो घूम के आई है, और 67 कंट्री कवर करना एक नामुमकिन जैसा लगता है, वो भी सोलो राइड। सोचिए आप लोग, अनजान प्लेस, वो भी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। तो हम लोग किताबें में पढ़ते हैं, तो जो यूट्यूब में हम लोग देखते हैं स्विट्ज़रलैंड, नीदरलैंड, अमेरिका, और जैसे केनिया, साउथ अफ्रीका, वो उधर पार्ट में कैसे लोग रहते हैं, और वहाँ के वेदर कंडीशन कैसे हैं, वीज़ा को कैसे अप्लाई करना, उस देश को फिर उस देश को बॉर्डर को कैसे पार करना, और फिर उनका तो कोई ऐसा फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने कैसा ये मतलब एक ट्रिप्स को इतना मनोरंजन के साथ पूरा विश्व में वो अकेली एक सोलो राइड 67 कंट्री, ये इट्स लाइक वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर ऑल ऑफ अस ना। एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम एवर डन बाय द इंडियन लेडी एंड स्पेशली फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट असम। सो दिस इज़ द बाइक, दिस इज़ द स्पेशल बाइक, शायद ये बजाज का होगा ना। तो ये इसका बाइक के बारे में आप रिव्यू देंगे, और किस तरह आपने ये शुरुआत की, और इस बाइक को आपने किस लिए चुना? मेरे पास एक्चुअली फर्स्ट बाइक है मेरा यामाहा R15V3, वो प्रॉपर स्पोर्ट्स बाइक है 150 सीसी। मेरे पास क्रैम 411 भी था रॉयल एनफील्ड का, लेकिन जब भी इंटरनेशनल ट्रिप करना हो तो मैं यही सजेस्ट करूँगी मेरी एक्सपीरियंस से कि आपको पहला एक चीज़ देखना है कि आप किस में ज़्यादा कंफर्टेबल हो, बैलेंसिंग कितना ज़्यादा अच्छा हो, सिटिंग पोजीशन कितना कंफर्ट हो, क्योंकि आपको काफ़ी किलोमीटर्स रोज़ चलाना है। यहाँ पे हम लोग डिफ़िकल्ट टेरेन के लिए प्रिपेयर करते हैं, एक हफ्ते में घर आ जाते हैं वापस में भी, है ना। लेकिन यहाँ पर अभी 1 साल के लिए मैं गई हूँ। सो माई जर्नी वॉज फॉर 1 ईयर। सो एवरी डे मैं चला रही थी 500 से 600 किलोमीटर्स एवरी डे। इट वाज एवरेज, मैं बता रही हूँ आपको। तो इसीलिए मैंने सोचा था कि मुझे कंफर्टेबल बाइक चाहिए मेनली। तो और नेक्स्ट मेजर पॉइंट है सर्विसिंग। बाहर सर्विसिंग मिलना मुश्किल होता है, जैसे रॉयल एनफील्ड का हर कंट्री में सर्विसिंग नहीं है, तो मैं इसीलिए नहीं लिया मैंने। और 150 सीसी बाइक लेके जा नहीं सकती क्योंकि बहुत लाइट है, हवा उड़ा देगा। सऊदी अरेबिया का जो मैंने डेजर्ट का स्टॉर्म मैंने फेस किया है इस बाइक के साथ, मैं रोते रोते बाइक चला रही थी। यही था दिमाग में कि मैं अब गिरूँ, क्योंकि क्या होता है, बहुत लंबा ट्रक्स होता है। इतना लंबा ट्रक मैंने लाइफ में नहीं देखा था, फर्स्ट टाइम। और वो ऐसे क्रॉस करके जाएगा अराउंड 140 किलोमीटर्स पर स्पीड पर आवर में, तो शेक करके जाता है। एंड द रोड इज़ वास्ट, आप इधर डेजर्ट है, बीच में से रास्ता जा रहा है, तो वैसे इट्स वेरी विंडी। अब जब चला रहे हो ऐसे, बाइक नॉर्मली ऐसे कर रहा है, जब आप एक ट्रक चला जाता है तो आप सोचो, तो वो सब में थोड़ा हैवी सीसी बाइक ज़रूरी है। तो मैंने वो सब ध्यान में रख के बजाज डोमिनार 400 लिया, क्योंकि मैं शॉर्ट भी हूँ, मेरा पैर नीचे नहीं आता हर एक बाइक के लिए, तो इसीलिए कि मेरा ये हो जाए, तो ये सब मिला के मैंने ये बाइक चूज़ किया। बाकी बाइक ये नहीं बोल रही कि बाइक की बाइक ख़राब है, सब बाइक ठीक है, लेकिन आपके दिमाग में ये होना है कि सर्विसिंग का बजाज का नहीं है। आप लोग बोलेंगे बजाज तो है नहीं कहीं पे, लेकिन KTM 390 ड्यूक, उसका इंजन और इसका इंजन सेम है। तो मैंने क्या किया था, काफ़ी कंट्रीज़ में, जैसे मैंने जॉर्डन में किया ये, कि वहाँ पे था नहीं, तो मैं KTM शोरूम चली गई कि मुझे सर्विसिंग चाहिए, क्योंकि पार्ट्स सेम है, इंजन सेम है, तो थोड़ा हेल्प मिल जाएगा। तो उस हिसाब से मैंने हैंडलिंग किया था ये सर्विसिंग का। तो बाइक का यही कहानी है। तो आप बाइक का वेट मैं दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ, एक्सक्यूज मी मैम। हाँ, यू जस्ट कम फ्रॉम दैट साइड कैमरामैन। देखो मैं दिखाना चाहता हूँ देखो, ओह माय गॉड, इट्स टू हैवी। ज़रा सोचिए आप लोग, ज़रा सोचिए। देखिए, मुझे एक हाथ से हैंडल को पकड़ना भी पूरा जोर देना पड़ रहा है। सोचिए, ज़रा सोचिए, एक लेडी को वो भी बजाज का ये डोमिनार का, ये कितना सीसी का है, 400 सीसी। आप जो सोचिए, इट्स ऑलमोस्ट लाइक एन इनफील्ड, मिनी इनफील्ड सोचिए। और साथ में जो इतना बड़ा बैग, साथ में लेफ्ट राइट बैग, साथ में और एक बड़ा बैग था। हाँ, यहाँ पे मेरा टेल बैग था, इसके ऊपर एक और बैग था। इट वाज फुल ऑफ बैग्स।
सो देखिए, अब इतना फुल ऑफ बैग्स और इतना बड़ा बाइक को चलाना, वो भी 67 कंट्रीज, एंड पर डे उनको चलाना पड़ती है, मतलब 500-600 किलोमीटर्स। तो आप लोग ज़रा सोचिए, और इसको चलाना एक नॉर्मल गर्ल के लिए शायद इट विल बी लाइक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर हर, बिकॉज इट्स टू हैवी। और मीनाक्षी मैम को उनके लिए एक सपोर्टिव रहा, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल जिम ट्रेनर है, शायद इसीलिए उनका फिजिक थोड़ा अलग है। तो और कुछ बताइए। नहीं, बिल्कुल सही पकड़ा आपने, क्योंकि बाइक को आप रोज़ अगर चलाओगे, पहला क्वेश्चन ये आएगा आपका बैक में पेन नहीं हुआ, आपका शोल्डर में पेन नहीं हुआ, ये आता है। तो फिटनेस तो बहुत ज़रूरी है, और मैं बताना चाहूँगी मेरा फिटनेस ही काम आया कि मैं ठीक ठाक वापस आ गई। मेरा कोई बैक में इंजरी नहीं हुआ, कहीं कुछ हुआ नहीं, उल्टा मेरा एल्बो में टेनिस एल्बो पेन था, वो ठीक हो गया। राइड करते करते पेन देते देते वो ठीक हो गया। लेकिन फिटनेस बहुत बड़ा रोल प्ले किया मेरा इस फुल जर्नी में। तो ये बारे में थोड़ा कुछ जानकारी। ये टॉप बॉक्स, दिस इज़ द टॉप बॉक्स। इसमें हम लोग टॉप बॉक्स, क्योंकि ये टॉप में रहता है, ये बॉक्स है। दिस इज़ मेटल, प्लास्टिक का भी आता है, पूरा फुल मेटल का भी आता है, और इसमें लॉक रहता है बाकी और ये फिक्स रहता है। तो लॉक करके आप कहीं भी रख के, ये दिस इज़ सेफ, मतलब होता है ना कि सेफ्टी बॉक्सेस होता है। सो जैसे सैडल बैग, इसको बोलते हैं सैडल बैग। तो मेरा बैग है, नहीं तो लोग इसमें भी बॉक्सेस लगाते हैं। सो लेकिन क्या होता है, मेरा हैंडलिंग के लिए कि मेरा इजी रहे, थोड़ा सामान ज़्यादा आ जाए, तो मैंने इसीलिए बैग्स लिया। लेकिन ये फिक्स करके इसीलिए रखा, जितना भी मेरा जैसे यहाँ का इसका बाइक का किट है, जैसे इसका क्लीन हो गया, ल्यूब हो गया, वो सब है। एक्स्ट्रा जो भी पार्ट्स मैंने लिया वो कहाँ लूँगी, इसीलिए इस बॉक्स को लिया। और डॉक्यूमेंट्स जो इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वेट नहीं होता ये, इसके अंदर ये वाटरप्रूफ रहता है ऊपर से, और अंदर आप अगर प्लास्टिक के अंदर डॉक्यूमेंट्स रखेंगे तो सेफ रहता है, कहीं चोरी नहीं होता। सो टॉप बॉक्स इज़ इम्पॉर्टेंट, इसीलिए मैं बोलूँगी टॉप बॉक्स बहुत ज़रूरी है। जी। तो आप कहाँ से शुरू किया, मतलब जर्नी को? सो यहाँ पे मैंने सुंदर से बनाया द होल आइटिनरी। बीच में यहाँ इंडिया लिखा हुआ है, जहाँ से मैंने शुरू किया। जूम करेंगे आप? जूम करिए। सो नेपाल है मेरा फर्स्ट कंट्री, इंडिया से मैं नेपाल गई थी। ओमान में प्रॉब्लम हो गया था, यमन ओमान में, इसीलिए ओमान कैंसिल हो गया। सो ये सब बाकी पूरा जैसे यूएई मिडिल ईस्ट मैंने पूरा किया है कंप्लीट। और जैसे मैं जॉर्डन पहुँच गई थी, इराक जाना था, तभी बम ब्लास्ट हो गया, और 3 दिन स्टे था जॉर्डन में। मैं 13 डेज स्टक हो गई थी। इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि इधर इराक में बम ब्लास्ट हो गया, इधर इजराइल और गाज़ा का प्रॉब्लम, उधर बम ब्लास्ट से उधर नहीं जा सकती। सो इसे मैं फंस गई थी, मैं कि निकलूँ कहाँ, क्योंकि आई कैन नॉट गो बैक। सो ऐसा सर्कमस्टेंसेस बहुत हुआ है। तो इराक ने घुसने नहीं दिया, उन्होंने निकाल दिया, नहीं जाने दिया। तो मैं पूरा सऊदी अरेबिया वापस रिपीट करके आई, यूएई रिपीट किया, फिर जाके फेरी लिया। फर्स्ट फेरी मैंने वहाँ लिया विद द मोटरसाइकिल। फेरी लेके मैंने ईरान किया। ईरान में इंटरेस्टिंग ये है, मोटरसाइकिल वुमेन आर नॉट अलाउड। आप महिला होके आप मोटरसाइकिल नहीं चला सकते ईरान में। तो वहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर रही थी वुमेन एम्पावरमेंट, और वो लोग बहुत खुश थे। मैं कैसे चला रही थी, बिकॉज मैं फॉरेनर हूँ उनके लिए। तो वहाँ के जितने भी फीमेल राइड करना चाहते हैं वो लोग मेरे पास आए। उन्होंने बोला कि दीदी आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट, और हम गवर्नमेंट के साथ फाइट कर रहे हैं कि हमें अलाउ करें। सो और लेकिन अगर अलाउ करते हैं, स्पेसिफिक जैसे ट्रैक है, स्पोर्ट में लेना होता है, पूरा कार्ड बनाना होता है, तो जाके वो अलाउड है। नॉर्मली रास्ता में दे आर नॉट अलाउड टू राइड। तो ईरान बहुत अच्छा रहा मेरा, तो उस हिसाब से मिडिल ईस्ट कंप्लीट कर लिया। फिर मेरा था कि मैं पूरा यूरोप कंप्लीट करूँगी, छोटा से छोटा कंट्री हो या बड़ा कंट्री हो। तो मैं वहाँ पे बहुत बड़ा अचीवमेंट था, दैट वाज नॉर्थ केप। नॉर्थ केप इज़ द लास्ट लैंड टू द नॉर्थ। आप जब ग्लोब खोलेंगे, ग्लोब में देखेंगे नॉर्थ इज नॉर्वे। नॉर्वे जो कंट्री है उसके ऊपर लास्ट एक लैंड है, दैट इज़ नॉर्थ केप। उसके बाद नॉर्थ पोल है। देयर इज़ नो लैंड, लैंड में बोल रही हूँ, देयर इज़ नो लैंड। आइसलैंड है, बट दैट इज़ आइस, दैट इज़ अ फ्लोट, दैट इज़ आइस, दैट इज़ नो लैंड दैट यू कैन नॉट गो और यू कैन नॉट राइड और ड्राइव। सो वो लास्ट लैंड है नॉर्थ केप। तो राइड करते करते पता चला, मुझे इतना ज्योग्राफी नॉलेज नहीं था तो राइड करते करते पता चला कि ऐसा एक जगह है। तो मैंने वो भी चैलेंज लिया कि मैं अपना इंडिया फ्लैग, और मैं हमेशा इंडिया फ्लैग और अहोमिया गामूसा कैरी करती हूँ टू रिप्रेजेंट। अभी जैसे मैंने ये पहना हुआ है, सब ये दिखाना चाहूँगी, ऐसे इंडिया लिखा रहता है। और ये पूरा ये नॉर्थ ईस्ट का मैंने पीछे लगाया हुआ है, सो दैट पीपल शुड नो अबाउट नॉर्थ ईस्ट। उनको नहीं पता, तो मैंने बोला हम लोग 8 स्टेट्स है, 7 सिस्टर 1 ब्रदर, हम लोग ऐसे है। सो मेरा था नॉर्थ केप जाऊँगी,
इंडिया रजिस्टर मोटरसाइकिल लेके जाऊंगी, इंडियन फ्लैग लेके जाऊंगी, असमिया गामसा लेके जाऊंगी। दैट वाज द बिगेस्ट अचीवमेंट। सो वो बहुत ज़्यादा सब लोगों ने, इवन यूरोपियन राइडर्स भी बोलते हैं हम लोग लाइफ में एक बार जाते हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी चैलेंजिंग। पूरा जगह ओशन है, बीच में लैंड है, तो बहुत नैरो रोड रहता है और कई बार टेरेन मतलब वेदर ख़राब हो जाता है, बहुत हो सकता है विंड मिले, बहुत स्नो मिले, ऐसा होता है। मुझे फॉग मिला था, एकदम कुछ नहीं दिख रहा था, ऐसा लगा अगर मैं थोड़ा राइट गई तो खाई मतलब ओशन में, या लेफ़्ट गई भी ओशन में, तो इट वाज सो डेंजरस, बट मैं चली गई थी। दैट वाज यूरोप का एक बहुत मेमोरेबल था। फिर वापस आके रशिया, सबने मना किया था रशिया मत जाओ, क्योंकि यूरोप का तो आपको पता है यूक्रेन और रशिया थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। रशिया मैंने किया। रशिया में मेरी मैडम, इसका नाम मेरी पार्टनर है, हर नेम इज़ पार्टनर। सो इसका डेथ हो गया था, शी वाज डाइड लाइक ऑन द वे। मैं रशिया में थी, एंटर किया, जैसे सब लोग मना कर रहे थे और मैंने एंटर किया, बाइक सडनली आई वाज एट 120-130 स्पीड, रास्ते में ख़त्म, पूरा बंद हो गया था, पूरा ख़त्म। सो और वहाँ पे क्या है, जैसे हम बोलते हैं ना, बाहर जाना सबसे मुश्किल है, लैंग्वेज प्रॉब्लम। उनको एक वर्ड इंग्लिश नहीं आता है, एक वर्ड भी नहीं। सो कम्युनिकेशन बहुत प्रॉब्लम होता है। जब मेरा बाइक ख़राब हो गया, किसको क्या समझाऊँ या फिर मैं क्या पूछूँ कि क्या पार्ट का प्रॉब्लम है, दे डोंट, एक वर्ड भी इंग्लिश नहीं बोलते। सो इसीलिए बहुत मुश्किल हुआ। लेकिन राइडिंग कम्युनिटी इज़ द बेस्ट कम्युनिटी मैं बोल सकती हूँ। द ब्रदरहुड सिस्टरहुड जो है, दे हेल्प मी। उन्होंने टो करके बाइक लेके गया, ठीक किया, मॉस्को 600 किलोमीटर टो करके लेके गया मेरा बाइक, और एक पैसा चार्ज नहीं किया। वो जो टो करके लेके गया, फिर वो वापस आया, एक पैसा चार्ज नहीं किया, बोला कि दिस इज़ ब्रदरहुड सिस्टरहुड फॉर द राइडिंग कम्युनिटी। ऐसे हेल्प मिला है मुझे। तो मैं वही बोलती हूँ, ये जर्नी मेरा जर्नी नहीं है, दिस इज़ रिप्रेजेंटिंग एवरीथिंग। सो रशिया या टोटली। तो मैं बोलती हूँ लोग अच्छे हैं, लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब जब बाहर जाएंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, तो पता चलेगा कि हाउ इज़ वर्ल्ड, हाउ इज़ लाइफ। सीख के आएंगे आप। अगर बाहर घर से अगर आपको थोड़ा निकलना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, देन यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग जो आपको चेंज करेगा। जैसे मैं बहुत चेंज हुई हूँ पहले से, पॉजिटिविटी अभी आता है, आप मुझे नेगेटिव नहीं कर सकते कई भी चीज़ से, ऐसा हो गया अभी ऐसा हो गया। नो, इट इज़ ट्रू। सो वही रशिया के बाद नीचे आ गई चाइना फर्स्ट टाइम इंडियन रजिस्टर बाइक गया, चाइना नहीं किया कोई, तो चाइना वॉज डिफ़िकल्ट, चाइना इज़ एक्सपेंसिव। चाइना के लिए पैसा चाहिए था 4 लाख रुपए खाली चाइना के लिए, और मैं बिना पैसा गई हूँ, मेरे पास पैसा नहीं था। रैंडमली 5 फीमेल इंडियन जो चाइना में रहते हैं, उनको पता चला दैट आई एम कवरिंग होल चाइना। इट वॉज 24 डेज, नॉट होल, मतलब मेनलैंड तो नहीं अलाउड होता है, नॉर्थ एंड सेंटर एंड आपको साउथ आना होता है। सो आई वॉज क्रॉसिंग दैट रोड एंड वहाँ के लोग जो इंडियन लेडीज स्पेशली, उन्होंने बोला हम वो इंडिया रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमारा ये ड्यूटी है, हम थोड़ा थोड़ा पैसा कंट्रीब्यूट करेंगे और मीनाक्षी को हेल्प। वो नहीं जानते मैं कौन हूँ, क्या कास्ट है, कहाँ से हूँ, दे जस्ट नो मैं इंडियन हूँ, बस फिनिश। 4 लाख रुपीज़ 3 दिन के अंदर मेरे बैंक अकाउंट में डाल दिया। आप सोच सकते हैं 4 लाख रुपीज़। Oh my God! सो दैट वॉज मिरेकल हैपनिंग, ऑल द वे मिरेकल हो रहे थे। तो वैसा चाइना हुआ, नहीं तो लोग बोलेंगे मीनाक्षी के पास पैसा कहाँ से आया। तो चाइना के बाद पूरा मैंने साउथ ईस्ट एशिया कंप्लीट किया, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, सब कुछ, थाईलैंड, सब कुछ बहुत बढ़िया, हर तरफ खाली, लेकिन लोगों का हेल्प। जो लोगों ने खिलाया मैंने वो खाया। मेरे पास पैसा नहीं था खाने पीने के लिए, आपको पता ही, एक कप कॉफ़ी अराउंड 500 रुपीज़ होता है, खाना भूल जाओ, मैं मिनिमम बोल रही हूँ। सो दिन भर नहीं खाती थी, दिन भर 1 कप कॉफ़ी में रहती थी कि रात को कोई ना कोई तो खिला ही देगा। That was my planning. So it was struggle story. So now it is a world record, and it's not about woman or male. It's done by a rider. So it's a world record. So और कुछ यहाँ पे आइटिनरी है, कहाँ मैं गई थी। So ये पूरा मिडिल ईस्ट, फुल यूरोप इधर है, मोनाको ये यूरोप है, मोनाको इधर है। अब इधर आना पड़ेगा थोड़ा सा। यस, मोनाको से फिर एंडोरा, ये सारा यूरोप है। जूम करें आप। हाँ, फिर यहाँ से ये हो गया आपका यूके, जैसे इंग्लैंड शुरू हो गया, पेरिस से मैंने एंटर किया था। यूके का मैंने सारा कंट्री किया है सब, इवन आइल ऑफ मैन में भी गई हूँ। आइल ऑफ मैन जिनको नहीं पता, ये ऐसा जगह है जहाँ पे रेसिंग होता है बाइक एंड गाड़ी का, वहाँ पे लोग मरने जाते हैं ऐसे बोलते हैं, बिकॉज दैट्स अ डेथ रेस। उनके पास रेस का ट्रैक नहीं होता है, दे डोंट हैव ए ट्रैक फॉर रेस, इट्स आइलैंड, इट्स अ टाउन। सो आइलैंड अगर पहाड़ है तो आप सोच सकते हो, तो रास्ता ऐसा होता है।
और वहाँ पे रेस होता है, सो लोग मरते हैं, एवरी रेस में लोग मरते हैं, बट दैट्स वाई इट्स वेरी पॉपुलर एंड इट्स इन आइल ऑफ मैन। और वहाँ पे भी फर्स्ट टाइम इंडियन रेस से मोटरसाइकिल गया, फर्स्ट इंडियन मैं वहाँ पे पहुँची एज अ राइडर रिप्रेजेंट करने। इट वाज अ बिग अचीवमेंट इन यूके के बाद ये वापस जब बाकी का थोड़ा सा पोलैंड और रशिया पार्ट था, उसके बाद वही कजाकिस्तान चाइना होके मैं कैसे वापस आई। पूरा म्यांमार बंद हो, अभी भी बंद है, तो म्यांमार नहीं हुआ। तो लास्ट अगेन चैलेंज मुझे मिला, मलेशिया से इंडिया आना है, कैसे आऊँगी? 6 लाख रुपीज़ चाहिए फ्लाई करके आने के लिए, बाइक के लिए, क्योंकि बाइक का वेट विद द बॉक्स, वो लोग बॉक्स में पैक करते हैं, बिकॉज देयर इज़ लगेज एंड देयर इज़ द वेट ऑफ द बाइक, सारा मिला के 480 kg। आप फ्लाइट में हम लोग का एक टिकट आप सोचो कितना हो सकता है मलेशिया से, देन इट्स अबाउट 480 kg ऑफ दिस पूरा बॉक्स। 6 लाख रुपीज़ मलेशिया ने मांगा और मेरे पास पैसा नहीं था एज यूजुअल। अगेन कंट्रीब्यूशन फ्रॉम मलेशिया, सिंगापुर के राइडर्स, सिंगापुर के मतलब सारे राइडर्स ने, मलेशिया के सारे राइडर्स ने पैसा दिया, और वैसे हेल्प मिला। और एक लड़की मिली मुझे, स्पेशली बोलना चाहती हूँ, मणिपुरी है वो, और जैसे पता चला नॉर्थ ईस्ट की है, फुकेट में रहती है, उससे मिलने चली गई। उसने भी बहुत कोशिश किया पैसा कंट्रीब्यूशन करने के लिए। तो ऐसे लोग मुझे ऑन द वे मिले, वो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स बने, ब्रदर बने, फादर बने। तो ऐसा हुआ, तो सारा कंट्रीब्यूशन करके पैसा दिया। 6 लाख रुपीज़ में से 50,500 कम था। आप मानोगे, मलेशिया ने उधारी दिया मुझे, बाइक सेंड कर दिया। वाई? बिकॉज द पर्सन जो हैंडल कर रहा था मेरा पैकेजिंग एंड क्लियरिंग, उन्होंने मेरा स्टोरी सुना, बिकॉज एवरीबडी वॉज टॉकिंग अबाउट माई स्टोरी एंड ही वॉज सिटिंग, वो सुन रहा था बैठे बैठे कि ये लड़की ऐसे आई है, ऐसे ही। तब उनको ट्रस्ट आया कि ये चोर नहीं है, ये इतना सबका हेल्प मिल के इतना किया है, मतलब शी इज़ ब्लेस्ड। सबको यही लगा इसका तो ब्लेसिंग है, सबका ब्लेसिंग के वजह से ही हो रहा है, शी इज़ नॉट अ नॉर्मल पर्सन। 50,500 उधारी करके मैं दिसंबर में आई हूँ, दिसंबर 22 को गुवाहाटी वापस आई। अभी 4 दिन या 5 दिन पहले मैंने रिटर्न किया है 50,500। सो दैट वाज द थिंग। सो ये बिलीफ बोलते ना, मैजिक, आई थिंक मैजिक इज़ बिलीफ। आप अगर बिलीव करेंगे देन इट्स मिरेकल एंड मैजिक हैपन्स। तो आप होल जर्नी में आपका मेजर इशू कहाँ हुआ बाइक का? वही जो इसका डेथ हो गया था रशिया में। इसलिए क्यों ऐसा हो गया? मतलब इसीलिए हुआ होगा क्योंकि मैंने रोज़ चलाया है। रीज़न नहीं पता चला, उन्होंने बोला कि नॉट, मैंने पूछा स्पेसिफिकली मेरा गलती है क्या, बिकॉज आई नीड टू नो, क्योंकि मैं रशिया में हूँ और काफ़ी सारे कंट्रीज़ बाकी है। तो बोला कि नो, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ यू, इट्स बिकॉज ऑफ द इंजन समथिंग हैपन। तो रशिया में मॉस्को में था हुआ, मॉस्को में पूरा इंजन मैंने रिप्लेस किया है, ये नया इंजन मैंने मॉस्को में लगाया। सेकेंड इशू मेरा आया यहाँ का, चेन स्प्रॉकेट का बहुत इशू है, बार बार ख़राब हो जाता है चेन स्प्रॉकेट। तो जब पार्ट्स नहीं मिला था, चेन स्प्रॉकेट का मुश्किल हो गया था, रोते रोते मुझे मिला था, एक्सीडेंट होते होते बची थी। तो दैट वाज अ मेजर इशू। तो सबसे मतलब आपका वर्स्ट मतलब अनहेल्दी सिचुएशन कहाँ पे हुआ, कौन सा कंट्री में? आर्मेनिया में हुआ, बहुत बड़ा मेरा एक्सीडेंट हुआ था, क्योंकि उसमें हुआ था स्नो स्टॉर्म। स्नोफॉल मुझे पता था, स्नो का स्टॉर्म भी होता है वो नहीं पता था। तो मैं निकल के गई थी, जॉर्जिया की तरफ जा रही थी, आर्मेनिया से जॉर्जिया जाऊंगी। ऑन द वे आया बर्फ़ का तूफान। जैसे बर्फ़ का तूफान आया तो मेरे टायर्स तो है नहीं स्नो के लिए, बहुत बुरी तरह से गिरते हुए, स्किड करते हुए मैं एकदम, गाड़ी इधर से आ रहा है, मैं ऐसे जा रही हूँ, ऐसा लगा बस अब तो ख़त्म, आई एम डन, फिनिश। लेकिन उसी टाइम आई डोंट नो, वही ब्लेसिंग था, सडनली मेरा बाइक रुक गया ऑन द स्पॉट, ऐसे घूम गया, आई डोंट नो हाउ, रुक गया। और फिर लोकल लोग कोई आया, इतना फ्रीजी, मतलब यू कैन इमेजिन स्नो ऐसे गिर रहा है साइड से। 2 लोग आए, किसी तरह बाइक उठाया, फिर 2-3 जन आए, किसी तरह से बाइक घुमाया, सब ऐसे ऐसे कर रहे हैं। नो मतलब लैंग्वेज तो प्रॉब्लम है, डोंट गो ऐसे दिखा रहे, डोंट गो मतलब वो बर्फ़ से रास्ता बंद हो चुका है, ऐसे दिखा रहे, डोंट गो। सो मैं अब रिटर्न कैसे आना है, बिकॉज बाइक मूव नहीं हो सकता, पूरा बर्फ़ हो गया है। सब लोग निकल के आए, बाइक को किसी तरह साइड में रखा, और मेरा ब्रेक पैड नीचे का रियर ब्रेक टूट गया था, तो ब्रेक था नहीं, तो बिना ब्रेक 12 किलोमीटर ऑलमोस्ट नीचे गई बर्फ़ में, बारिश में, बिना गिरे। सो दैट वाज आल्सो अ ब्लेसिंग। पता नहीं क्या क्या था, तो मैं वही बोलना चाहूँगी, उसमें एक्सीडेंट हुआ तो इसीलिए थोड़ा सा डेंजरस एक्सपीरियंस। सो दिस इज ऑल द जर्नी अबाउट विद दिस अमेजिंग बाइक। आप बाइक को देख सकते हैं यहाँ पे, आप इसमें आप लिखा है आसाम मैप, इसमें आप लिखा है जोयायोखोम। इसका एक स्टोरी बता दूँ स्मॉल सा। ये जोयायोखोम असम और ये असम रजिस्टर्ड, जिन्होंने भी देखा है बाहर, सबके आंखों में मैंने आंसू देखा है।
क्यों? अच्छा, क्योंकि उन्होंने बोला हम 30 इयर्स 40 इयर्स से बाहर है, आज तक इस जगह में कोई इंडियन बाइक या इंडियन व्हीकल नहीं आया। वो तो अपना गाड़ी चलाते हैं ना, वहाँ का रजिस्टर्ड, यहाँ से तो लेके नहीं गया। तो बोला कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम एक इंडियन रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल हमारे घर के पास खड़ा है। Oh my God. They hugged my motorcycle, they kissed my motorcycle। यहाँ जोया यखम जो एसमीज लोग हैं वो तो रोए कि जोया यखम। So this is a emotion. Oh my God. और अगर आप लोग ये आपका YouTube चैनल है? मेरा YouTube है, इसमें राइडर्स MB। अच्छा। इसमें अभी भी आ रहा है, एपिसोड बाय एपिसोड में दे रही हूँ। अच्छा। और यहाँ पे मेरा है राइडर ट्रेनर मीनाक्षी। अच्छा। इसमें अभी लेटेस्ट में कहाँ आई हूँ, अभी यहाँ हूँ, इंस्टाग्राम में मैं दे रही हूँ राइडर ट्रेनर मीनाक्षी, और मीनाक्षी दास मेरा फेसबुक अकाउंट। प्लीज़ फॉलो करें। जिन्होंने फॉलो नहीं किया आप फॉलो कर सकते हैं। शी इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। शी इज़ द ओनली लोन वुमन फ्रॉम इंडिया हु हैव ट्रेवल ऑल अक्रॉस द 67 countries. This is some miracles happening, and right now we are talking to her. It's a kind of blessing for all of us, you know. So this is the bike, और ये बाइक से पूरा विदेश घूम के आई है, तो इट्स काइंड ऑफ अ ब्लेस। और देखिए आप टायर भी देखिए, हाँ ये बाहर का है। अच्छा, लास्ट चेंज 5 टाइम्स मैंने टायर चेंज किया है। 5 टाइम्स एक साल में? Because this is 68,000 किलोमीटर्स। So 5 टाइम्स, ये 5th नंबर टायर है चेंज हुआ, सामने 3 चेंज हुआ है। तो आप लोग सोचिए। अच्छा, एक करेक्शन मैं बताना चाहूँगी, प्लीज़ डोंट माइंड। 67 कंट्री मेरा टारगेट था, लेकिन बॉम्ब्लास्ट की वजह से और म्यांमार की वजह से 67 नहीं हो पाया। आई डिड 64। Yes. पर कोई बात नहीं कोई बात नहीं। हम लोग उम्र बीत गए हमारे हमारे उम्र बीत गए, लेकिन आज तक देश का बाहर हम कदम नहीं रखे। तो मैम को देखिए, वो भी 64 कंट्री, वो भी एक साल में। मतलब पूरा लाइफ सर्कल उन्होंने कम मतलब दिनों में कर पाई। तो इट्स काइंड ऑफ ब्लेस। सो फिर हम लोग और बात करेंगे। फिलहाल बाइक का रिव्यू यही तक ख़त्म होता है। स्पेशली टू प्रमोट टूरिज्म, इको टूरिज्म एंड अबाउट टू प्रमोट आवर डिस्ट्रिक्ट एंड तेও মানে কি আমাৰ গোটেই डिस्ट्रिक्ट जो बैकवर्ड प्लेसेस जो होता है ना, रिमोट एरियाज़, वहाँ टूर करना चाहती है, और स्पेशली वाटरफॉल, और जहाँ पे इको टूरिज़म को और प्रमोट कैसे करे उसके लिए वो आई है। और रिसेंटली उन्होंने असम गौरव 2025 अवार्डी भी है। तो उनके बारे में हम लोग आज उनका लाइफस्टाइल के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे, थोड़ा बातचीत करेंगे। पहले तो आपको स्वागत करते हैं और ओके, थैंक यू, एंड वी हार्टियली कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर कॉन्करिंग द वर्ल्ड लाइक अ सोलो राइड ना। तो ये असम गौरव अवार्ड आपको किस लिए दिया गया? मतलब फर्स्ट टाइम ये हमें अपॉर्चुनिटी मिला, हमें मतलब राइडिंग कम्युनिटी को, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कोई राइडिंग कम्युनिटी मतलब एक स्टेट अवार्ड हमें मिला है। सो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ असम गवर्नमेंट को। मैंने बहुत थैंक्स इसलिए दिया कि फ़र्स्ट टाइम एक राइडर को एक असम स्टेट अवार्ड मिला है, जो एक द मोस्ट प्रेस्टिजियस सिविलियन अवार्ड है। इससे ऊपर और कोई अवार्ड है नहीं, और असम गौरव मुझे मिलेगा ये कभी सोचा नहीं। और क्योंकि ये मैंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया विथ मोटरसाइकिल सोलो राइड और रिप्रेजेंटिंग इंडिया एंड नॉर्थ ईस्ट एंड असम, ये रिप्रेजेंट करती गई। और वुमेन एम्पावरमेंट था बिकॉज मैं अकेले गई, और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया सोलो ट्रैवल में, इसीलिए उन्होंने असम गौरव अवार्ड दिया मुझे। जब ये अवार्ड आपको सूचित हुआ, जब आप इसका बारे में जब आपका न्यूज़ मिला, तो आपका नाम जब आया, तो आप उम्मीद थे कि ऐसा कुछ होने वाला थे? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मैं निकल गई थी राइड के लिए। मैं और वेदांतो हम लोग अरुणाचल के लिए निकल गए थे। सो ऑन द वे हम लोग जस्ट रुके थे, तभी अचानक से फ़ोन आया कि ऐसे CM सर ने अनाउंसमेंट किया है मीनाक्षी दास। मैंने कहा ये क्या हुआ? तो मतलब ऐसा हालत हुआ। उसी टाइम हम लोग तेजपुर पहुँचे थे, तेजपुर के बाद हम जाने वाले थे भालुकपुंग। वहाँ पे सारे रिपोर्टर्स भी आए कि मेरा रिएक्शन देखने के लिए कि क्या हुआ, मैडम को कैसा लगा। इट वॉज सो नाइस। मेनली सब मेरे जो घर के सपोर्टर है, बेसिकली जो पिलर्स ऑफ दिस जर्नी, स्ट्रेंथ जहाँ से मुझे मिला था, उन लोगों को एक बहुत प्राउड मोमेंट हुआ, क्योंकि बहुत सेक्रीफाइस सबसे हुआ है, मेरा अकेले का नहीं, सबका सेक्रीफाइस है। और ये मिलके एक ऐसा लगा सबको एक ट्रॉफ़ी मिला है, एक जिसको बोलते रिकग्निशन मिलना ज़रूरी होता है, ताकि आप और कुछ कर सके आगे, मोटिवेशन मिलता है। तो बहुत अच्छा लगा।
तो सबसे पहले आप ये मैसेज मतलब ये न्यूज़ किसको दिया, मतलब जब आपका नाम, आपका जब मैसेज आया फ़ोन पे, तब ऐसा फ़ोन कॉल आया, तब आपका नाम जब आया तो आपने किसको ज़्यादा मतलब ये एक्साइटमेंट न्यूज़ किसको दिया? नहीं, एक्चुअली फ़ोन मैंने उठाया ही नहीं। मैं एक्चुअली वॉशरूम गई थी, रात का टाइम था, नहाने गई थी, तभी वेदांतो ने मेरा फ़ोन उठाया और उसको न्यूज़ मिल ही गया। तो उसको मिल गया और वो मुझे मिला, असम गौरव मिला है। मैंने कहा हो ही नहीं सकते, क्या बोल रहे हैं, ऐसे हुआ। फिर हम लोग थोड़ा ऐसे मतलब शॉक में थे थोड़ी देर के लिए। फिर मैंने फर्स्ट फ़ोन लगाया मेरी मम्मी को, क्योंकि मम्मी का था कि तुमको कुछ तो गवर्नमेंट की तरफ से अच्छा सा एक मिलना चाहिए। मम्मी ने बार बार ये बोला था कि कुछ तो सीएम की तरफ से मिलना चाहिए, बार बार बोला था। तो मैंने मम्मी को बोला कि ऐसा हुआ है, तो मम्मी वॉज ऑल्सो क्राइंग, इमोशनल हो गई बहुत ज़्यादा। ऐसा फिर मेरी कुछ फ्रेंड्स को बोला, मेरी बेटी को फ़ोन करके बोला। उनको इतना उस टाइम पता नहीं था असम गौरव क्या होता है, सिविलियन अवार्ड इतना नहीं पता। लेकिन मैंने बोला, मैंने एक बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है सिविलियन का, तो मेरा नाम आया उसमें। मेरे भाई को भी मैंने फ़ोन करके बोला, तो फैमिली को पहले बोला। तो ऐसा पहले हुआ कि राइडर सोसाइटी के लिए ऐसा कुछ हुआ क्या, ऐसा अवार्ड होता है क्या पहले असम स्टेट गवर्नमेंट की तरफ? नहीं, ये फर्स्ट टाइम, इसीलिए मैं बोल रही थी अगर पहले होता तो अच्छा होता। लेकिन इस बार मैं ये अवार्ड लेके आई हूँ, तो और अच्छा लग रहा है कि पूरा राइडिंग कम्युनिटी। एक्चुअली क्या होता है, ये जो अवार्ड होता है, सीएम सर बात कर रहे थे कि जब अवार्ड देते हैं असम गौरव, सौरभ, वैभव, ये एक कम्युनिटी को मोटिवेट करते हैं। जैसे हम एक कम्युनिटी है, राइडिंग कम्युनिटी, पूरा का पूरा राइडिंग कम्युनिटी मोटिवेट हुआ है कि हम लोग जो राइड करके निकल जाते हैं, मोटरसाइकिल लेके, बाइक चलाने से कोई क्या हुआ, क्या मिलता है, लोग ऐसे क्वेश्चन करते हैं ना कि बाइक लेके घूम रहे हैं उसमें क्या हुआ। लेकिन उसमें यू कैन कैरी मैसेजेस, उसमें यू कैन एक्सप्लोर अनएक्सप्लोर प्लेसेस। उससे क्या होता है, टूरिज़्म डेवलप तो है, वो जो लोकल लोग हैं, जो उस गांव के लोग हैं, वो डेवलप होता है। वहाँ पे जो ब्रदर सिस्टर रहते हैं, अभी हम लोगों ने कुछ ऐसे वाटरफॉल्स एक्सप्लोर किया नॉर्थ ईस्ट में ही, जहाँ पहले हम लोग टूरिस्ट थे, कभी उन्होंने टूरिस्ट ही नहीं देखा। हम लोगों ने बोला, भाई वाटरफॉल का आवाज़ दिख रहा है, सुनाई दे रहा है, आप लेके जाओगे क्या? ऐसे, वो गाइड भी नहीं है, वो कोई ट्रेन गाइड भी नहीं था, ऐसा भी एक्सपीरियंस हुआ। तो उस भाई को बोला कि आप लेके जाओ, हम आपको थोड़ा पैसा दे देंगे। वो गाइड लेके गए, इतना खूबसूरत एकदम वर्जिन वाटरफॉल है, अनएक्सप्लोर्ड, बहुत ब्यूटीफुल, काफ़ी सारे पार्ट्स है हमारे नॉर्थ ईस्ट के, मैं बता रही हूँ। हम लोग गए, बहुत भूख लगा, ज़्यादातर संडे को उस रिमोट एरियाज़ में तो कोई रेस्टोरेंट भी नहीं होता है। तो मैंने बोला, घर में आपके जो बना है वो हमें खिलाओ, बहुत भूख लगा है। तो उस हिसाब से आइडिया दिया कि अभी हम लोग आपको फ्रेंड्स भेजेंगे, क्योंकि अभी हमने वीडियो डाला है। ये वीडियो जो है, ये यूट्यूबर्स है, अभी रील्स में है, ये सब आप देखेंगे बहुत ज़्यादा एक एक चीज़ वायरल हो जाता है। उस हिसाब से वो काफ़ी सारे जगह हमारे वीडियो से वायरल हुआ। तो वो आदमी को भी वो मिला, गाइड का फीस एक मिल गया। फिर पूरा गांव वाले ने ये किया कि इस जगह में डेवलपमेंट करना है, तो उस पूरा जगह को उन्होंने डेवलपमेंट करने के लिए, क्लीनिंग हो या कुछ भी हो, वो सब करने के लिए स्टेप्स दिए। तो एक पूरा का पूरा गांव डेवलप होता है, एक आदमी नहीं, पूरा का पूरा गांव डेवलप होता है। तो ये हम राइडिंग कम्युनिटी कर सकते हैं। ऐसे बाइक लेके जाने से अच्छा है आप अनएक्सप्लोर जगह को एक्सप्लोर करो, या फिर कभी मेडिकल कैंप्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, हम मेडिकल कुछ लेके जा सकते, बहुत कुछ कर सकते। तो मैंने क्या किया था, वुमेन एम्पावरमेंट मैसेज लेके गई थी, इंटरनेशनल फ्रेंडशिप, क्योंकि हर जगह आई वॉज रिप्रेजेंटिंग इंडिया, हर जगह आई वॉज रिप्रेजेंटिंग इंडिया। तो वो सबको अच्छा लगा कि फीमेल होके, एक महिला होके अपना कंट्री को रिप्रेजेंट करी, उसको डर नहीं लगता है। मैं हर जगह गई, सब बोलते हैं ईरान में मत जाना, सऊदी अरेबिया जैसा जगह में मत जाना अकेले, रशिया जैसे जगह में मत जाओ, चाइना इतना बड़ा है, तुम क्या करोगे, लैंग्वेज प्रॉब्लम है। लेकिन सब में मैं अपना इंडिया, अभी भी इंडिया दिख रहा है, तो इंडिया ही रिप्रेजेंट कर रही थी। वो हम लोग कर सकते हैं एज ए राइडिंग कम्युनिटी। तो इस राइडिंग कम्युनिटी को एक बहुत अच्छा एक प्लेसमेंट मिला है अभी, कि हम लोग ऐसे ही घूमते नहीं हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं एज फॉर डेवलपमेंट। और मोटरसाइकिल अभी एडवेंचर स्पोर्ट्स में आता है, जो हम स्पोर्ट्स कैटेगरीज होता है, एडवेंचर स्पोर्ट्स में मोटरसाइकिल भी है। एडवेंचर स्पोर्ट्स में एक कैटेगरी में मेरा फर्स्ट टाइम एक स्टेट अवार्ड मुझे मिला। वेरी इम्प्रेसिव। और आजकल के लाइफस्टाइल, लोग तो पैसों के पीछे भागते हैं, उम्र बीत जाते हैं पैसे के पीछे, और किसी को, और लड़की में तो इस उम्र में शादी करो और फैमिली ये करो। लेकिन आपका लाइफस्टाइल कुछ अलग है, मतलब एक हटके है। अगर ये नहीं होता तो शायद आप इतना दूर तक नहीं जा सकते। तो
ऐसा ख्याल कैसे आया, मतलब आप इतने एक लड़की हो के मतलब इतना दूर घर से एक कंफर्ट जोन से निकल जाना, ऑल इंडिया तो वो तो सब ठीक है, अपना देश है, सब आपको पहचानेंगे भी, आसाम बोलने से पहचानेंगे, लेकिन दूसरा कंट्री में तो आपको कैसा, मतलब ये एक्सपीडिशन कैसा शुरू हुआ, मतलब कहाँ से शुरू हुआ और कैसे ख्याल आया, मतलब बचपन से ऐसा आपने कुछ ऐसा सोच के रखा? ये सुपर सडन था। बोलते ना लोग ड्रीम देखो, सपने देखो, मैंने कोई सपना नहीं देखा था सीरियसली, ये बहुत सुपर सडन था। और जैसे आपने बताया मैं अलग हूँ, मैं अलग कुछ नहीं हूँ। मैंने भी 21 ईयर्स में शादी हुआ मेरा अभी 16 ईयर्स की मेरी भी बेटी है। और जब मैं उसको छोड़ के गई थी तब 10th क्लास में आई है, जिस टाइम बोलते हैं ना बोर्ड एग्ज़ाम का सबसे ज़्यादा प्रेशर वाला ईयर। उस टाइम में पेरेंट्स जॉब छोड़ देते बच्चों को पढ़ाने के लिए या फिर लुक आफ्टर करने के लिए। मैंने उस साल बेटी को छोड़ा है। सो मेरे लिए ईजी नहीं था कि मैं कुछ हटके नहीं हूँ, मैं नॉर्मल वुमेन हूँ, लेकिन मैंने एक स्टेप इसीलिए ये लिया बिकॉज वुमेन हूँ, इसीलिए करके बहुत सारी बातें मैंने सुना लाइफ में, मेरी माँ ने भी सुना है। क्योंकि पता नहीं, ये पूरा नॉर्थ ईस्ट हम बोलते हैं कि हम लोग बहुत इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन कई जगह में, कई घरों में अभी भी वो डोमिनेटिंग बोल सकते हैं आप, एक डोमिनेटिंग बोल सकते हैं, या फिर एक कंपैरिजन होता है। ये लड़का है तो कर लिया, लड़की कैसे करेगी, या फिर एक डिसीजन लड़की का भी सही डिसीजन ले ही नहीं सकती है। अगर कुछ मिस्टेक हुआ, लड़की है ना इसीलिए मिस्टेक किया, वो सब कई बार सुनाई देता है, ज़्यादातर कि ऐसे हुआ, लड़की हुआ इसीलिए हुआ। तो उस टाइम मैं बहुत प्रोवोक हो जाती हूँ इन सब में ना। अगर वुमेन के अगेंस्ट कुछ बोल दिया तो मैं तो ख़त्म, यू आर डेड लाइक दैट। सो मैंने बहुत सुना था ये चीज़, क्योंकि ये इसको देखो, ये महिला है जूता टाइप नीचे रखना चाहिए। मैंने कहा ऐसा नहीं है, अभी मेरे हस्बैंड हम दोनों राइडर हैं, तो मैं उसके साथ जा सकती थी कि हम दोनों चलो घूम के आते फॉरेन कंट्री, तो हमारा एक बहुत अच्छा ट्रिप होता। अब मैं अकेले क्यों गई जहाँ मुझे लैंग्वेज प्रॉब्लम है, क्योंकि उन लोग इंग्लिश नहीं बोलते। मेरा पैसे का प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है। जिद था कि क्योंकि मैंने एक डिसीजन लिया था कि मैं अकेले जाऊँगी टू रिप्रेजेंट वुमेन, कि मैं अकेले क्यों नहीं जा सकती, मैं अकेले प्लानिंग क्यों नहीं कर सकती, आइटिनरी मैं क्यों नहीं बना सकती। वीज़ा मैंने अप्लाई किया था वीज़ा एजेंसीज़ में, सब ने मना किया। क्यों? क्योंकि इतना सारा कंट्रीज़ का वीज़ा विदाउट एयर टिकट कैसे बनाएगा, तो एक हेडेक वाला काम होता है। जनरली लोग फॉर्मेट काम करना पसंद करते हैं कि फॉर्मेटिंग है, आपके पास टिकट है, आइटिनरी है, हो गया वीज़ा। इसमें प्रॉब्लम ये है कि मेन तो एयर टिकट ही नहीं है, आपको बाय रोड क्रॉस करना है, तो बहुत कुछ देखना पड़ता है। हर एक कंट्री का रूल अलग है, कई मोटरसाइकिल अलाउड है कि नहीं है, कौन सा बॉर्डर खुला है कि नहीं है, जैसे कई वीज़ास कंट्री में ऐसा है, आपका ट्रांजिट वीज़ा फ्री देते हैं, लेकिन उसी में अगर बाय लैंड जाते हैं उसका नियम अलग है, उसमें आपको स्टैम्प वीज़ा चाहिए। जैसे अभी अगर रशिया जाते हैं आप, अगर बाय एयर रशिया जाते हैं आपको बहुत ईजीली मिलेगा, आराम से चले जाओ, उसको ई वीज़ा बोलते हैं, ऑनलाइन वीज़ा मिलेगा। लेकिन अगर मैं जाती हूँ बाय रोड तो मुझे स्टैम्प वीज़ा चाहिए, तो प्रोसेस अलग हो गया ना। सो इसीलिए मेरा वीज़ा के लिए भी मुझे किसी ने हेल्प नहीं किया। और इस बार लाइफ में मैंने फ़र्स्ट टाइम वीज़ा अप्लाई किया। मैंने कभी मैं फ़ॉरेन कंट्री गई नहीं थी, थाईलैंड गई थी, वो भी मैं वेदांतों के साथ ही गई थी, हम ट्रेनिंग करने के लिए, मैं पिलाटेस वहीं से सीख के आई हूँ। लेकिन उसमें क्या था, बाय एयर गई थी, ऑन अराइवल वीज़ा अप्लाई किया था, हो गया था। लेकिन यहाँ 67 कंट्रीज़ का मैंने आइटिनरी बनाया, कौन सा रूट जाना है, कौन सा बॉर्डर खुला है, एवरीथिंग। सो मेरा जिद यही था कि मैं बेस्ट आइटिनरी बना के दिखाऊंगी। क्यों? क्योंकि मैं फ़ीमेल हूँ, बना के दिखाती हूँ, कहाँ गलती होता है, वो जिद आ गया था। सब बोलते हैं ना ये औरत है, कैसे बना सकती है, कुछ दिमाग तो है नहीं, बोलते हैं, ऐसे मीम्स भी आते हैं, है ना। तो मैं वो मीम्स बंद होगा नहीं, क्योंकि सबको अच्छा लगता है एक दूसरे के ऊपर हंसना, लेकिन उसी में वो जो अंदर से एक होता ना गुस्सा रहता है, उसी गुस्से को लेके मैं आगे बढ़ी कि दिस इज़ नॉट माई जर्नी। क्योंकि जब मैंने फाइनेंस के लिए अप्लाई किया, हर एक कंपनी में, हर एक जगह पे, ऑफिशियल हो, मिनिस्ट्री हो, किसी ने पैसा इसीलिए नहीं दिया, फर्स्ट थिंग बिकॉज आई एम ए वुमेन। उन्होंने ये सोचा कि इसको अगर पेट दर्द हुआ ये तो दुबई से वापस आ जाएगी, ऐसा सुना मैंने बोलते हुए। तब गुस्सा और आया कि अच्छा, मतलब वो माइंडसेट अभी भी है, बिकॉज आई एम ए वुमन आई कैन नॉट डू इट। बोलते हैं ये पागल है क्या, एक कंट्री जाके दिखाए पहले,
फर्स्ट टाइम, वो भी एक्सपीरियंस कम है, सोशल मीडिया में फॉलोअर्स कम है, सब चीज़ देखते हैं। मैंने बोला नहीं, मैं करके दिखाऊंगी, पैसा भी नहीं है, ठीक है, नहीं है, कोई बात नहीं। तो वो ज़िद मुझे लेके गया। आज जो एक एक दिन मैंने पुश किया, बिकॉज आई एम ए वुमन। मैं बोल रही हूँ, मैं रोई भी रास्ते में, बिकॉज आई एम ए वुमन। वी हैव इमोशन, ज़्यादा इमोशनल है, हमारे हार्मोन्स ऐसे हैं, वो गिफ्टेड बाय गॉड है, वो उसमें हंसने वाला कोई चीज़ नहीं है। आई एम प्राउड टू बी अ वुमन। रोती हूँ बिकॉज आई मिस मेरे फादर एक्सपायर हो गए, 8 years हो गया। आई कैनॉट फील कि वो नहीं है। मैं उनको देखती थी हर जगह, वेल आई वॉज राइडिंग, पता नहीं क्या ऐसा था कि पापा आ गए हर जगह। फिर मम्मी वेरी ओल्ड और सिक रहते हैं, तो मम्मी का तबीयत ख़राब होते ही ऐसा लगता था अभी अगर मम्मी को कुछ हुआ, आई कैन नॉट गो बिकॉज फ्लाइट करके नहीं जा सकती, मैं मोटरसाइकिल के साथ हूँ। माई डॉटर अकेले 1 साल पढ़ाई के टाइम मैंने छोड़ा, जब उसको बुखार हुआ, जब उसका होता है ना तबीयत 1 साल में तो ख़राब होता है, फिर उसने खुद हैंडलिंग किया। और मेरे हस्बैंड को जो छोड़ के गई, वो लाइफ में कुछ अकेले किया नहीं, मतलब घर का काम कभी नहीं किया। हमेशा जिम है, बस वही है, जिम में एक्सरसाइज करो फिर सो जाओ खा के। लेकिन हमारा एक डॉग भी है, वो अभी तो बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, डॉग काउंटिंग में ज़्यादा आते हैं आजकल, बिकॉज वो उन लोगों का लैंग्वेज नहीं है, बट दे आर मोर अटैच्ड। सबके लिए रोई थी मैं रास्ते में कि ये लोग कैसे हैं, आई एम मिसिंग देम। लेकिन तब मैंने बोला था कि दिस इज़ नॉट मीनाक्षी, ये शोल्डर पे ना मैं वुमेन का वेट लेके गई हूँ, दिस इज़ नाउ अबाउट वुमेन। सो दिस इज़ द स्टोरी। मैं इसीलिए अकेली गई थी, नहीं तो मैं वेदांतों को लेके जाती। और यही गुस्सा था, पेन में, पीरियड्स में, बारिश में मैंने बाइक से चलाया, रुकी नहीं। यही था कि हम लोग कर सकते हैं, हमारे में वो टॉलरेंस एक शक्ति है। शक्ति क्यों बोलते हैं? बिकॉज वी हैव दैट पावर इनसाइड अस। और ऐसा नहीं है कि मीनाक्षी कोई अलग नहीं है, मीनाक्षी वही इमोशनल वुमेन है, सबको मिस करती है। कहीं भी आज भी मैं आई हूँ, डॉग को मिस कर रही हूँ। अभी मेरी बेटी का फ्लाइट है, मैंने उसका खबर नहीं लिया कि ठीक ठाक आ रही है कि नहीं। एवरीथिंग इज़ इनसाइड, गोइंग इनसाइड माई हेड। लेकिन आई एम राइडिंग कि अपना जो एम लेके आई हूँ आज करना है। और नॉर्थ ईस्ट अभी भी मैं पीछे दिखाया था, मैंने पीछे दिखाऊंगी मैं आपको, मैंने लगाया हुआ नॉर्थ ईस्ट का मैप। नहीं पता किसी को वेयर इज़ नॉर्थ ईस्ट। बाहर जब मैं गई थी जूम कर करके दिखाया, दिस इज़ द नॉर्थ ईस्ट। सो अभी दैट्स वाई अब मेरा इंटरनेशनल राइड ख़त्म। सब बोल रहे तुम क्यों आसाम घूम रहे हैं, तुम कोई और जाओ। मैंने कहा नो, पीपल आर वॉचिंग मी फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, सो दे शुड नो वेयर इज़ असम, वेयर इज़ मणिपुर, मिजोरम, यू नो वेयर इज़ नॉर्थ ईस्ट। मेरा रीज़न ये है, नहीं तो मैं तो असम हर जगह, अभी जैसे मैं हर जगह गई हूँ ऑलमोस्ट, क्योंकि आई एम ए ब्लॉगर, मैं हर जगह गई हूँ। वापस क्यों जाना है? बिकॉज वो लोग मुझे देख रहे हैं। आई वॉन्ट टू प्रोमोट माई नॉर्थ ईस्ट। मुझे किसी ने बोला नहीं, दिस इज़ फ्रॉम माई साइड। That's my story. Okay. जब आप बाहर थे इंटरनेशनल टूर पे, तो हमारे जो भारतीय लोग उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा? भारतीय तो मैं, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था, तो मुझे था कि अगर कोई मुझे रख ले, रात को रहने का जगह दे दे, और तब मुझे खाने को भी देंगे, सो माई डिनर विल बी फ्री एंड माई होटल एक्सपेंस विल बी फाइन। तो मेरा वो सोच के मैं ढूंढती थी इंडियन पहले, कि कोई इंडियन मुझे मिल जाए। पूरा फेसबुक में ढूंढती रही, कोई इंडियन हो इस कंट्री में, इंडियन हो। इंडियन देखा, फिर इंडियन नहीं मिला तो मोटरसाइकिल कम्युनिटीज़ को देखा, उस हिसाब से मैं मिली। लेकिन हर एक जिनके घर में रुकी हूँ, मैं किसी को भी पहले से नहीं जानती थी, सब मेरे लिए नए थे। लेकिन आप पूछ सकते हैं उनसे, अभी भी ऐसा अटैचमेंट हुआ है। किसी के घर में मैं 1 दिन रुकी हूँ, किसी के घर में बस लंच करने गई हूँ, वो रोए हैं, मैं भी रोई हूँ, ऐसा हालत। आई डोंट नो क्या था इतना, क्योंकि ट्रैवलर्स जब ट्रैवल करते हैं, आप जब बात करते हैं ना, यू लर्न अ लॉट, बहुत आपको सीखने को मिलता है। और मेरा था हर एक लोग, आज जैसे आपसे मैं मिली हूँ, आपका एक पॉजिटिव या आपका एक स्ट्रेंथ अंदर है, या आपका लाइफ का एक्सपीरियंस है जो मुझे लेना चाहिए, मैं वो सोचती हूँ। तो सबसे मैं कुछ सीख रही थी, समथिंग न्यू फ्रॉम एवरीबडी। सो इसीलिए ट्रैवल करना चाहिए, इसीलिए ट्रैवलर्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए। और इसीलिए मेरे जितने भी इंडियन है या नॉन इंडियन लोग मिले हैं, सारे के सारे मेरे अभी रिलेशन में हैं। कोई फादर है, कोई मदर है, कोई तो मुझे शादी भी करना चाहते थे, ऐसा हालत हुआ। सो बेस्ट फ्रेंड्स भी बनी है, मेरी बेटी भी बनी है, ऐसा वर्ल्ड है। और मेरा इंडियन रजिस्टर मोटरसाइकिल देख के रोए भी लोग, बिकॉज इंडिया रिप्रेजेंट हो रहा है। सो एवरीबडी जो इंडिया से बाहर है, मैं लिख के बता सकती हूँ, एवरीवन इज़ मोर अटैच्ड,
मोर अटैच टू देयर लैंड, मोर अटैच टू देयर लैंग्वेज। अब जितने भी एसमीज मिली हूँ मैं, आप मानोगे नहीं, हमारे बच्चे कम एसमीज बोलते हैं, वो लोग ज़्यादा बोलते हैं, जहाँ उनको सीखने के लिए जगह नहीं है। क्योंकि कई बार वैसे मैरिजेस होते हैं जैसे फादर का अलग लैंग्वेज है, मदर का अलग लैंग्वेज है। सपोज बच्ची को अभी एसमीज कौन सिखाएगा, क्योंकि स्कूल में जर्मनी सीख रहे हैं, स्कूल में अलग से इंग्लिश सीख रहे हैं, तो कैसे एसमीज सीखे? लेकिन वो सीख रहे हैं बिकॉज दे आर अटैच टू देयर लैंड, देयर मदर टंग। तो मैं वही सीख के आई हूँ कि जो अपना रूट है ना, उसको शर्म नहीं आना चाहिए कि दैट यू आर, जैसे मैं अहोमिया, आई एम एसमीज, आई एम प्राउड टू बी अहोमिया, आई एम प्राउड टू बी वुमेन एंड आई एम प्राउड टू बी लोअर मिडिल क्लास गर्ल। इट्स ओके, जो है उसमें खुश रहो। तो आपका सबसे खूबसूरत कंट्री और सबसे स्वीट कंट्री आपको जर्नी टाइम पे आपको कौन सा मिला? मेरे लिए सब हेवन था, क्योंकि मैं विलेजेस के थ्रू ट्रैवल किया। मैं ज़्यादातर विलेजेस के थ्रू ट्रैवल किया क्योंकि बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। आप उनके बहुत लंबा लंबा, जैसे होता है एंडलेस, आप वो देखेंगे ना, फील्ड्स देखेंगे, जैसे ग्रास फील्ड हो गया, कहीं पम्पकिन हो रहा है तो पम्पकिन ही हो रहा है। इट्स लाइक एंडलेस ब्यूटी, और ग्रीन का शेड्स ऑफ ग्रीन। बट होता है ना, एक मेमोरी लोग बना देते उस जगह को स्पेशल। नेचर ने बनाया है, लेकिन लोग भी बना देते हैं उस जगह को स्पेशल। ऐसा हुआ, सब लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया, प्यार दिया, पैसा दिया, रिस्पेक्ट दिया, हर जगह वाज लाइक ऑसम बिकॉज एवरीबडी वाज अननोन टू मी। लेकिन स्वीडन में एक ऐसा हुआ, एक विलेज में गई थी मैं स्वीडन में एक एक्सपीरियंस राइडर के घर रुकी थी, जिनकी वाइफ का डेथ हो गया था कैंसर से, एंड शी वांटेड टू राइड मोर। तो वहाँ ये हुआ, मैं जब ट्रैवल करके उनके घर पहुँची, मेरा जूता का हालत फुट के हालत ख़राब हो गया था। तो उन्होंने मेरा जूता मांगा। मैंने बोला ये इन रिटर्न जूता मांग रहे हैं। मैंने कहा व्हाई ही इज़ आस्किंग माई बूट्स। वो बोला कि यू गिव अस ऑटोग्राफ ऑन इट एंड आई विल कीप दैट बूट एज ए सोवीनियर। आप सोच सकते, मेरा पहना हुआ जूता वो रखेगा ऑन विथ अ सिग्नेचर, सजा के रखेगा अपने मोटरसाइकिल क्लब में। वो रेस्पेक्ट आप सोचो। एक्सचेंज में उसके वाइफ का, वो जिनको कैंसर हुआ था, उनका वाइफ का बूट मुझे दिया। आज मैं वही बूट पहन रही हूँ जो स्टोरी मैं शेयर कर रही हूँ। ये बूट मेरा नहीं है, दिस इज़ गिफ्टेड बाय दैट पर्सन जिनका वाइफ का डेथ हो गया है कैंसर से। उनको ट्रैवल करना था, तो उन्होंने बोला मीनाक्षी इफ़ यू विल वेयर, अगर आप ये जूता पहनेंगे ऐसा लगेगा मेरी वाइफ ट्रैवल कर रही है आपके साथ। दिस इज स्वीट, दैट्स व्हाई स्वीडन इज समथिंग मेमोरेबल। तो आपका कुछ जर्नी का टाइम में कुछ ऐसा कुछ अनहोनी, जैसे कि चोरी हुआ, जैसे कि कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुआ? कभी नहीं, अनसेफ नहीं फील हुआ, चोरी नहीं हुआ कभी भी। लगेजेस बाहर रखती थी, हर चीज़, हेलमेट झुला के चली जाती थी, कैमरा हेलमेट के साथ रहता है, ग्लव्स भी बाहर रख के चली, कभी कुछ चोरी हुआ नहीं। कोई कंट्री के कैपिटल्स में जहाँ भीड़ होता है वहाँ चोरियाँ होती है, तो लोगों ने बोल दिया था, जैसे रोम वगैरह है, वहाँ ग्लास तोड़ के चोरी करके जाते हैं, क्योंकि वो इतना ज़्यादा लोग आते हैं, हर तरफ से लोग आते हैं। सो मेनली कैपिटल्स जो बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला कैपिटल होता है, उसमें चोरियाँ बहुत होती है। तो लोगों ने मुझे पहले ही बोल दिया था कि मीनाक्षी इफ़ यू आर गोइंग देयर डोंट टेक योर मोटरसाइकिल, और इफ़ यू आर गोइंग विथ योर मोटरसाइकिल, वो लोग घुमा रहे थे टाउन में ज़्यादातर, और इफ़ यू आर गोइंग अराउंड जस्ट डोंट लीव योर मोटरसाइकिल, ऐसे भी बोला था। तो ऐसे सेफ है, अनसेफ भी हर जगह है, आपको हैंडल करना आना चाहिए। और जर्नी के टाइम पे आपने किसी सेलिब्रिटी को मुलाकात हुई, जैसे कि कुछ बॉलीवुड हॉलीवुड स्टार? नहीं, कोई सेलिब्रिटी से नहीं मिली। बॉलीवुड सेलिब्रिटी से मिली थी मैं, उर्मिला मोहंता है वो फ्लैग ऑफ के टाइम में आई थी मुंबई में, महाराष्ट्र में जब हुआ था। और नितिन गडकरी सर से मिली थी मैं, हमारे जो मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, तो वहाँ पे मिली थी। उन्होंने जनवरी का 1 तारीख अभी भी याद है मुझे, न्यू ईयर था लास्ट 2023 का, तो 24 का, सॉरी 24 का न्यू ईयर के फर्स्ट सुबह मेरा मीटिंग था उनके साथ। तो उन्होंने भी ब्लेसिंग्स दिया कि इंडिया की बेटी जा रही है, तो वैसा रहा। लेकिन मैं सेलिब्रिटी से मिली हूँ काफ़ी सारे, वो राइडिंग कम्युनिटी के, जिनके फ़ैन मैं भी हूँ, मेरे हस्बैंड भी है, हम लोग काफ़ी टाइम से फ़ैन हैं, गर्ल्स भी है, बॉयज़ भी है, काफ़ी सारे राइडर्स हम लोग फॉलो करते हैं उनको। वो लोग मुझसे मिले और उन लोगों ने सर झुका के मुझे रिस्पेक्ट दिया। वो देख के ऐसा लगा व्हाट इज़ हैपनिंग। वेदांतो भी था, क्योंकि जब मैं आई मुंबई, वहाँ पे IBW होता है, इंडिया बाइक
वीक फेस्टिवल एक होता है बहुत बड़ा, गोवा में होता है हर साल। वहाँ पे मुझे एज ए स्पीकर बुलाया, फर्स्ट टाइम नॉर्थ ईस्ट से कोई गया है उधर एज इनवाइटेड, वो भी स्पीकर, वो मैं थी। सो मैंने बोला ये चांस वेदांतो को नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने कहा प्लीज़ फ्लाई हियर। उन्होंने टिकट विकेट करके दिया था वेदांतो का भी कि ओके यू कैन ब्रिंग योर फैमिली। लेकिन वहाँ पे जब वो गया, वो खुद विटनेस किया इस चीज़ को, एक एक सेलिब्रिटी सामने आके सर झुका के मतलब रेस्पेक्ट दिया कि ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, हम तो नहीं कर सकते। बोल दिया उन्होंने, हम नहीं कर सकते, ऐसे बोला। एक ने नहीं, दो ने नहीं, बहुतों ने बोला है। सो वो लेकिन इट्स लाइक समथिंग। तो अब जब इंटरनेशनल टूर पे थे, कोई हमारे देश की एम्बेसी की तरफ से आपका कोई कॉल मैसेज ऐसा कुछ? मैक्सिमम इंडियन एम्बेसडर से मैं मिली हूँ, क्योंकि मेरी तरफ से था वो स्टेप कि मैं कहीं भी जाती हूँ तो पहले वहाँ पता होना चाहिए कि अगर मेरा डेथ हो गया तो मेरा बॉडी पहुँच जाए इंडिया वापस। सो मेरा प्लानिंग वो था, क्योंकि बाइकिंग इज़ एडवेंचर स्पोर्ट्स, आप कभी भी कुछ भी आपको हो सकता है, तो इसीलिए एटलीस्ट इन्फॉर्म करना था। और इन्फॉर्म जब करती थी तब एक रिक्वेस्ट भी डालती थी कि अगर इफ़ यू कैन गिव मी 5 minutes ऑफ टाइम, आई कैन क्लिक पिक्चर्स एंड टेक ब्लेसिंग्स फ्रॉम यू, बस। लेकिन सब ने ऑलमोस्ट सब जगह जहाँ जब वो मौजूद थे इंडियन एम्बेसडर, सब जगह मैं मिली हूँ। उन्होंने बहुत अच्छे से, किसी ने ब्रेकफास्ट खिलाया, किसी ने लंच खिलाया, और सब ने आशीर्वाद दिया, बहुत अच्छा। हर एक कंट्री में मैं ऑलमोस्ट इंडियन एम्बेसडर से मिली हूँ। तो घर में आपकी बेटी आपको क्या कहती है, मतलब अब हमेशा छोड़ के चली जाती है, साथ में नहीं रहती है, यू आर नॉट गिविंग आई एम अ बैड मदर, तो उनको क्या कहना है? वो नहीं, अभी प्राउड है। जब असम गौरव अवार्ड हुआ था, वो मैंने उसको साथ में रखा, 2 दिन का अवार्ड का सेरेमनी था। वेदांतो स्टेज जो मेन था शो, वो देखने आए थे, लेकिन मैंने बेटी को 2 दिन साथ में रखा जस्ट टू रियलाइज़ ये अवार्ड क्या है, क्यों मिला है, मैंने क्या किया है, क्यों मुझे दे रहे हैं। देन शी रियलाइज जो वो सेक्रीफाइस किया था, उसने भी किया है 1 साल, कि नहीं दिस इज़ वर्थ इट, कि मम्मी को कुछ अच्छा रेस्पेक्ट वाला है। पैसा ही सब चीज़ नहीं होता है, एक रिस्पेक्ट जो होता है। तो मैंने बोला, मैंने कहा देखो, एक होता है रिस्पेक्ट, मैंने समझा ये चीज़ कि हो सकता है मैं सस्ता वाला कपड़ा पहनती हूँ, हो सकता है मैं बहुत बन-ठन के नहीं रहती, नॉट माई हेयर इज़ गुड, नॉट माई स्किन इज़ गुड, नहीं, आजकल ये बहुत फ़र्क पड़ता है। बच्चे इन्फ्लुएंस होते हैं बाय सीइंग योर जो भी है, ठीक है, योर अपीयरेंस। तो उसमें जब लोग सारे बाकी को छोड़ के मेरे पास आते थे to give a congratulations और a click picture, मैम कैन आई क्लिक अ पिक्चर, तब मेरी बेटी को एहसास हो, ओह मामा तुमने कुछ बड़ा किया है। सो दैट थिंग आई थिंक ये जनरेशन को भी एक मैसेज जाता है कि किसको फॉलो करना है। ट्रेंडिंग, व्हाट इज ट्रेंडिंग? यू स्टार्ट अ ट्रेंड नाउ, व्हाई डोंट यू स्टार्ट अ ट्रेंड? दैट्स थिंग। तो बेटी के बारे में थोड़ा और कुछ जानकारी, हाउ शी इज, मतलब शी इज लाइक यू और ऑपोजिट? नो, शी इज सो लेजी, उसको एक्सरसाइज करना बिल्कुल पसंद नहीं है, खाना, लेकिन फूडी है, जैसे मैं बहुत फूडी हूँ, वो बहुत फूडी है। अभी क्लास 11 में आई है NPS इंटरनेशनल, उसका नाम निशिता है। बार बार बोलती है, मेरी बेटी करते रहते हो, मेरा नाम नहीं लेते हो। तो उसका नाम निशिता, NPS में क्लास 11 में है, अभी आई है 11 में। तो उनका मतलब एम इन लाइफ क्या है उनका, मतलब क्या उसको डिज़ाइनिंग बहुत पसंद है, उसको कुछ भी जैसे इंटीरियर डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइन, इंटीरियर डिज़ाइनर करना है उसको। हाँ, इंटीरियर डिज़ाइनिंग का बहुत शौक है, घर सजाना उसको अच्छा लगता है, मंडलास बहुत अच्छा बनाती है। तो मैंने बोला तुम्हारे पास पेशेंस है, इफ़ यू कैन डू मंडलास, सो हर टारगेट इज़ टू डू मे बी आर्किटेक्चरल डिज़ाइन और इंटीरियर डिज़ाइन, लेट्स सी। तो घर में और कौन कौन है? मतलब घर में मेरे इन लॉज की तरफ अभी मदर इन लॉ ही है, फादर इन लॉ नहीं है, और मेरे हस्बैंड है। लेकिन मेरे माँ की तरफ में पापा नहीं है, मम्मी है, ओल्ड है, और मेरा भाई भाभी, उनकी भी एक बेटी है। तो ये फैमिली है। तो परिवार की तरफ से आपको क्या, मतलब आपको छोड़ देना चाहिए बाइकिंग, और फिर नहीं, उनको वो इंटरफेयर करेंगे नहीं, मुझे पता है। किसको जाने दो, बेस्ट है, इसको जाने दो। तो हॉबीज़ के बारे में कुछ जानकारी देंगे हमारे कार्बी आंगलोंग दर्शकों को? आप क्या मतलब खाने में क्या, मतलब आपका फेवरेट? हमेशा मुझे नॉनवेज पसंद है, मुझे खाने में बहुत वैरायटी चाहिए। पहले से फूडी हूँ, अभी भी फूडी, मैं फिटनेस ट्रेनर हूँ, लेकिन फूडी हूँ। जब आप इंटरनेशनल टूर में थे तो आपने कौन सा यूनिक, सबसे खतरनाक वाला फूड आपने लिया, कौन सा आइटम? एकदम कच्चा रॉ हॉर्स का मिल्क,
वो था कजाकिस्तान का स्पेशल ड्रिंक। हॉर्स मीट भी खाया मैंने, लेकिन हॉर्स मीट बहुत टेस्टी था बिकॉज इट वाज वेल कुक्ड, लेकिन जो मिल्क था वो दैट वाज रॉ, कच्चा मिल्क जिसको बोलते हैं। ओह माय गॉड, बट दैट वाज देयर स्पेशल ड्रिंक कजाकिस्तान में। और मैंने खाया स्वीडन में रेनडियर मीट, इट वाज टेस्टी। तो बचपन से आप नॉन वेज? हाँ, बचपन से। और आपके हस्बैंड? वो भी नॉन वेज है। तो आप जिम एज ए प्रोफेशनल ट्रेनर कैसे बने, मतलब कैसे, मतलब? पहले से स्पोर्ट्स में थी, डांस में थी। पहले मैंने खत्रिया, हमारा जो खत्रिया डांस है वो कंप्लीट किया है, भरतनाट्यम मैंने कंप्लीट किया है। तो मैं बचपन से डांस में हूँ। डांस जब ख़त्म हो चुका था तब लगा कि नहीं, अभी और कुछ करना चाहिए, तो फिटनेस में आ गई। फिटनेस ऐसे कुछ एरोबिक्स किया, ये सब करते करते फिर लगा नहीं, इसको प्रोफेशन बनाना चाहिए क्योंकि मुझे आता है। तो फिर मैंने प्रोफेशनली ट्रेंड हुई। मैं काफ़ी सारे मैंने सर्टिफिकेशन कोर्स किया, खुद को अपग्रेड करती रहती हूँ ताकि नए जो इंजरीज़ के बारे में पता लगे। नए आजकल बहुत बॉडी का कंडीशन बहुत आता है, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, लोगों का डिप्रेशन से वेट गेन होता है, हार्मोनल चेंजेस से वेट, सब क्लाइंट मेरे अलग अलग आते हैं। सो सीख रही हूँ, अभी भी सीखना आगे भी है। तो वो मेरा प्रोफेशन है, इसीलिए मैं कभी फिटनेस छोड़ूंगी नहीं। तो आपका ये म्यूज़िक से कैसा लगाव है? I love to dance and I love to listen to the music. गाना नहीं गा सकती बट म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद है। अपार्ट फ्रॉम ट्रेवलिंग, आपको घर में जब आप अकेली रहती है तो आप क्या कुछ करना चाहेंगे, मतलब कौन सा, मतलब राइटिंग और रीडिंग और कैसा, मतलब गार्डनिंग और जस्ट कुकिंग? नहीं, मैं अभी डॉगी के साथ खेलना मैं पसंद करूँगी ज़्यादा, क्योंकि कुकिंग मुझे नहीं आता है। मैं किचन में नहीं जाती हूँ किचन मेरा डिपार्टमेंट बिल्कुल नहीं है। मैं बचपन से कुकिंग में, खाने में उस्ताद हूँ, लेकिन कुकिंग में ज़ीरो हूँ। तो हमारे जो कार्बी आंगलोंग लाइव व्यूवर्स को, स्पेशली द वोमेन, आप वोमेन एम्पावरमेंट के साथ आप इतने सालों से आप करके आ रही है, तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे स्पेशली द वोमेन, बिकॉज आवर सोसाइटी हैव सीन अ लॉट्स ऑफ क्राइम अगेंस्ट वोमेन, और ये सोसाइटी और ही ज़्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। देश को, हमारे देश को तो और ही बदनामी होते जा रहे हैं, महिलाओं को स्पेशली ये। तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं पहले यही बोलूँगी कि थोड़ा सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए। सेल्फ डिफेंस सीखने से ये नहीं कि आप सबको मार पीट के हीरो बन जाओगे, बट आपका कॉन्फिडेंस आएगा। वो बहुत डिपेंड करता है आप कैसे चलते हो। कोई सर्कमस्टेंसेस में आप आए, उस टाइम में एकदम इंस्टेंटली आप क्या स्टेप लोगे। जब आप मार्शल आर्ट सीखते हैं तो आपका बॉडी एंड माइंड साथ में काम करता है। इंस्टेंट वाला जो डिसीजन लेना होता है कि भागो नहीं, मारो नहीं, कुछ भी, आई थिंक सेल्फ डिफेंस सबको सीखना चाहिए। और स्पेशली वुमेन को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जिनके बेटे हैं, बेटे को हम सिखाते हैं, बेटों को भी ज़्यादा सिखाना चाहिए टू रिस्पेक्ट वुमेन। क्योंकि हम बेटों को नहीं सिखाएंगे, खाली बेटी को बोलेंगे मत जाओ, उससे नहीं होता है। हमें कंट्रोल, हमें इक्वली दोनों चीज़ों को हमें हैंडल करना पड़ेगा एज ए पेरेंट। और गर्ल्स को यही बोलूँगी कि प्लीज़ ट्राई टू बी सेफ। ओवर ट्रस्ट किसी को नहीं करना है। होता है ना, फ्रेंड्स के साथ चले गए, ठीक है, यू गो एन्जॉय योर लाइफ, बट सेफ्टी इज़ द मेन प्रायोरिटी एंड रेस्पेक्ट इज़ द बेस्ट प्रायोरिटी। सो वही है, सेल्फ केयर आपको कैसे लेना है, आपको देखना होगा, स्टडी करना होगा वो आदमी ठीक है नहीं है। अगर कुछ हुआ लाइफ में, सपोज मिस हैपनिंग आपके साथ हुआ, दैट इज़ नॉट एंड ऑफ योर लाइफ। वो भी बोलूँगी, डिप्रेशन में कई जो लोग होते हैं, किसी का रेप हुआ होता है, विक्टिम्स है, किसी पे एसिड अटैक हुआ होता है, लेकिन फाइटर्स को आप देखो कैसे फाइट करते हैं। सो वो अपकमिंग जो है ना, आप जब आप उससे वापस आओगे, देन यू विल कॉल अ फाइटर। एंड हमारे सबके अंदर एक फाइटर है, सबके अंदर, मेल हो फीमेल हो। डिप्रेशन आप सबके होते हैं, जो हुआ है मेल फीमेल वाला नहीं है। ये सब ऐसे है, लोनलीनेस के वजह से डिप्रेशन होता है। मेक फ्रेंड्स, लाफ, डांस, जस्ट ट्राई टू बी फ्रेंड विद एवरीबडी, शेयर हैप्पीनेस, देन यू विल बी हैप्पी। और लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, आप तो फिर कितने, मतलब कंट्री आप घूम के आई है, तो हमारे जो आसाम है, हमारे स्पेशली आसाम टूरिज़्म डिपार्टमेंट के लिए एक मैसेज आप देना चाहेंगे? स्पेशली यहाँ पे सिर्फ कामाख्या को ज़्यादातर ये फोकस करते हैं और काजीरंगा को, लेकिन हमारे यहाँ पे भी बहुत मोनूमेंट्स है, बहुत हेरिटेज भी है, और बहुत वाटरफॉल से लेकर बहुत अच्छे प्लेसेस है जो डिपार्टमेंट की तरफ से इतना इनिशिएटिव नहीं लिया है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जितने भी अगर कोई मुझे सुन रहे हैं, काफ़ी यंग बच्चे अभी निकल के आए हैं नया स्टार्टअप लेके, एडवेंचर हो, लेकिन क्या हो रहा है, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में कमी है।
क्योंकि मैंने अभी पता किया है कि सक्सेस क्यों नहीं हो रहा है। सक्सेस होने के लिए हमारे पास यूनिटी कम है। असम में ये प्रॉब्लम है, यूनाइटेड हम बोलते हैं लेकिन नहीं है। दिस इज़ एक बहुत खोखला कर रहा है इस चीज़ को। सपोज यू हैव ओपन अप अ वाटरफॉल, ठीक है, आपने वाटरफॉल बना दिया सब, लेकिन वाटरफॉल बनाने से नहीं होगा, उसके लिए उस तरफ जाने के लिए एक अच्छा सा रास्ता होना चाहिए। वो विलेजर्स को वहाँ पे एक रेस्टोरेंट खोलने का एक आइडिया होना चाहिए, परमिशन होना चाहिए, खाना अवेलेबल होना चाहिए कि इस जगह पे मैं गई हूँ तो जगह पे आप में क्या चाहिए, एक रेस्टोरेंट चाहिए, एक टॉयलेट फैसिलिटी चाहिए, डस्टबिन फैसिलिटी चाहिए, रोड चाहिए, कम्युनिकेशन, तो सब चीज़ करके ही वो जगह डेवलप होगा। तो ऐसा नेचर ने हमारे नॉर्थ ईस्ट को बहुत खूबसूरत बना रखा है। लेकिन गवर्नमेंट को यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, लॉजिस्टिक को थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखे। जैसे न्यू स्टार्टअप है, उसको वो मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं, उसको थोड़ा ध्यान दें। अगर वो मेंटेन नहीं कर पा रहे, लूप होल्स क्या है, थोड़ा उनको हेल्प करने से आई थिंक दे विल ऑल्सो डू मिरेकल्स। अगर देखिए, अगर नॉर्थ ईस्ट को अगर हम लोग देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश और जैसे कि सिक्किम और मेघालय, यहाँ तक, जहाँ दिल्ली वालों यहाँ तक ज़्यादा आते हैं, टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं। लेकिन हमारे आसाम में रीज़न यही है कि जैसे अभी प्रैक्टिकली है, हमने जैसे वाटरफॉल वारीसोरा वाला हम लोग के वजह से बहुत पॉपुलर हो गया। वहाँ का जो गाँव बूढ़ा है, गाँव बूढ़ा को जब पता चला कि यहाँ टूरिस्ट आए हैं, तो उन्होंने ये स्टेप लिया। उनको मिनिस्टर ने बोला, उनको वो अकेला गांव बूढ़ा नहीं कर सकता, उसको टूरिज्म मिनिस्टर ने बोला है कि टू डेवलप देयर प्लेसेस, कुछ हेल्प चाहिए। तो गांव बूढ़ा ने बोला वी हैव टू, हम सब मिल के करेंगे, अकेला कोई नहीं खाएगा, मिल के खाना है ताकि अच्छे से मेंटेन रहे। तो वो एक बहुत बड़ा डिसीजन है। रास्ता बना दिया, लकड़ी से ही हो, लैडर्स बना दिया, है ना, फिर ऐसे कुछ बास्केट बना के डस्टबिन बना दिया, है ना, वो सब कुछ देखते हैं। फिर सेफ्टी भी देखते हैं, एक गाइड को ट्रेन कर रहे हैं। गाइड भी होता है कि आपको अगर कुछ ट्रैकिंग करना है, उसके गाइड है, गाइड का स्पेशल ट्रेनिंग है। सो आई थिंक वो जो गांव बूढ़ा का रोल है ना, वो असम में कम है। असम में कम है क्योंकि सब तरफ से सपोर्ट कम है। वो अकेला एक आदमी कैसे करेगा, आप अकेले एक विलेज को कैसे डेवलप करोगे, आपको सपोर्ट चाहिए हर तरफ से। सो वो लूप होल वहाँ है, सपोर्ट अभी कम मिल रहा है। खाली खोल देने से नहीं होता है, मेंटेनेंस, उसके लिए पैसा चाहिए। आखिर में आपको और एक लास्ट क्वेश्चन के साथ आपको परेशान करना चाहता हूँ कि अगर आपको प्रमोट करे, किसी और फाइनेंशियल आपको कोई दे, अगर आपको पाकिस्तान जाने के लिए कहें तो आप जाएंगे क्या? बिल्कुल जाऊंगी। पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल, क्योंकि मुझे नेचर पसंद है। मैं पाकिस्तानी या हिंदुस्तानी में नहीं बिलीव करती, मैं बिलीव कर रही हूँ, आपने बोला पाकिस्तान, एंड पाकिस्तान इज़ ब्यूटीफुल। जैसे कश्मीर ब्यूटीफुल है, इंडिया ब्यूटीफुल। अगर मुझे चांस मिले, मैं एक्चुअली जाने वाली थी लेकिन वीज़ा बंद था। अफ़गानिस्तान, मैं अफ़गानिस्तान होके ही जाने वाली थी, लेकिन वीज़ा नहीं मिला था। तो इसलिए नहीं मिला था कोई? हाँ, पाकिस्तान के अंदर ही कॉन्फ्लिक्ट हो गया था और इसीलिए किसी को भी वीज़ा नहीं दिया था। फिर इंडियंस को तो अभी वीज़ा काफ़ी सालों से दे भी नहीं रहे। इवन इंडिया में भी दे आर नॉट अलाउड टू एंटर, क्योंकि मेरे एक राइडर फ्रेंड से बात हुआ था, वो पाकिस्तानी है। उसको रिक्वेस्ट किया था कि किसी तरह मैं आ सकती हूँ क्या पाकिस्तान टू राइड। बोला कि सिस्टर आई कैन नॉट गो, यू कैन नॉट कम। सो हम लोग सिस्टर्स हैं, बट सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं कि हम लोग नहीं जा सकते या फिर वो लोग नहीं आ सकते। लेकिन जब पीस हो जाएगा, तो अगर वीज़ा मिलेगा तो मैं ज़रूर जाऊँगी पाकिस्तान। Wishing you all the best for the future. Thank you so much for talking to us. You are an inspiration for all of us. यह तक हमारे आज का स्पेशल एपिसोड ख़त्म होता है। सेकेंड एपिसोड के लिए देखते रहिए कार्बी एंगलॉन्ग लाइव।